नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के कृषि विभाग में भ्रष्टाचार, मंत्री गणेश जोशी पर भी उठे सवाल। टेंडर खुलने से पहले ठेकेदार ने शुरू किया काम। हंगामे के बाद शुरू हुआ एग्री मित्र मेला। उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण तय। 2011 की जनगणना के आधार पर किया निर्धारण। SC, ST, OBC का आरक्षण 50% से अधिक नहीं। जुलाई में चुनाव के आसार। टिहरी में पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। मंत्री रेखा आर्य ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा। कहा, विश्व पटल पर भारत को मिली नई पहचान। पौड़ी कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 108 कर्मचारियों को संक्रमण से बचाव के लिए दी गई जरूरी जानकारी। चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाएं और आवश्यक उपकरण। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अब पंचायतों में 50% से अधिक नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और इस बीच प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण के लिए शासन ने आदेश जारी कर दिया है। SC, ST और OBC का आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। वहीं जिला पंचायतों में 7, क्षेत्र पंचायत प्रमुख में 48 और ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए 3909 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। पंचायत में आरक्षण के लिए जारी शासनादेश के मुताबिक राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के लिए पदों और स्थान पर आरक्षण का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद आरक्षित किए जाएंगे। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों पर अनुसूचित जाति के लिए 18 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, OBC के लिए 15 पद आरक्षित होंगे। जबकि ग्राम पंचायत प्रधान के लिए पदों पर अनुसूचित जनजाति के लिए 226 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1467 पद, OBC के लिए 1250 पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी अपनी तैयारी पूरी बता रही है और चुनाव से संबंधित रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी को उम्मीद है कि निकाय चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव भी जीतने में बीजेपी सफल रहेगी। कोई पंचायत चुनाव चले और जैसी बात को हम कहते हैं कि जुलाई माह तक पंचायत चुनाव होंगे, अब और प्रमाणिक हो गया कि जुलाई माह तक पंचायत चुनाव होने वाले। जुलाई में क्योंकि अरे भाई कार्यकाल ही दिक्कत जुलाई तक बढ़ा है, तो आप किस एंगल को समझ गए कि जुलाई माह ही चुनाव का मुख्य बिंदु है, इसलिए जुलाई माह में 100% चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं की माने तो पंचायत में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। ऐसे में सरकार पंचायत चुनाव कराने से बचना चाहती है। आरक्षण के विषय पर कांग्रेस ने सरकार पर जनता को गुमराह करने की बात कही है। जब कभी भी आप प्रशासक नियुक्त करते हैं तो जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको प्रशासक का जो है कार्यभार दिया जाता है। ये तो उत्तराखंड राज्य है, यहाँ तो जैसा मर्जी वैसे कर दो। सरकार ने जो है जो लोग जिनका निर्वाचन समाप्त हो गया था, अवधि समाप्त होगी, उन्हीं को प्रशासक बना दिया। देखिए, सरकार पंचायत चुनाव बिल्कुल नहीं कराना चाहती। भले ही आरक्षण की बात सामने आ गई हो, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमने निकाय चुनाव में देखा है कि सरकार ने कई बार जो है आरक्षण जारी किया, चुनाव की बात कही, लेकिन चुनाव बहुत विलंब से हुए, वो भी माने हाईकोर्ट की फटकार के बाद, विपक्ष के दबाव के बाद। और पंचायतों में सरकार समय पे चुनाव नहीं करा पाई। 6 महीने तक जो है प्रशासकों के सारे पंचायतें चली हैं। अब फिर से जो है प्रशासक वहाँ पर बिठाए गए हैं। चुनाव की बात हो रही है, लेकिन चुनाव कराने के लिए जो गंभीरता सरकार को दिखानी चाहिए वो गंभीरता धरातल पे नज़र नहीं आ रही। और ये सारे हवाई दावे हैं, क्योंकि मान्य हाईकोर्ट में जवाब देना है, इसलिए ये खानापूर्ति की जा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जुलाई में भी सरकार चुनाव नहीं करवा पाएगी। शासन की तरफ से आरक्षण की सूची जारी करने के बाद अब कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव करवाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस इससे सहमत नहीं दिख रही। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी के विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें न सिर्फ विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि विभाग के मंत्री गणेश जोशी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। ये भ्रष्टाचार बड़े ही गजब का है। एग्री मित्र मेला के लिए टेंडर खुलने से पहले ही मैदान में मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई और जब ये मामला उछला तब मेले को ही स्थगित कर दिया गया, जो भ्रष्टाचार पर मोहर लगाता है। देखिए रिपोर्ट। गजब मंत्री जी गजब, आपके विभाग में भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला खेल। मेला घोटाले में किससे तालमेल? मंत्री के सामने भ्रष्टाचार का ये कैसा खेल? टेंडर खुलने से पहले मैदान में पहुंचा सामान। विभाग के बिना जानकारी इतनी तैयारी नहीं आसान। ये क्या हो रहा है मंत्री जी? आपके विभाग में तो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है गणेश जोशी जी। एग्री मित्र मेला जिसका न्योता देने आप दिल्ली पहुंचे थे, उससे पहले ये तो पता लगा जाते कि आखिर आपका विभाग इस मेले की तैयारी के लिए क्या खेल कर रहा है, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार के इस खेल में आपका भी सहयोग रहा। रुकिए, ठहर जाइए। अब आप ये सोचें कि बिना किसी तथ्य के ये आरोप लगाया जा रहा है, तो पहले आप इस मैदान की तस्वीर देख लीजिए। देहरादून गढ़ी कैंट का ये महिंद्रा ग्राउंड, जहां 14 और 15 जून को एग्री मित्र मेले का आयोजन होना था, जिसके लिए सभी नियम कायदे कानून को ताक पर रखते हुए टेंडर खुलने से पहले ही ठेकेदार ने तो मैदान में तैयारी शुरू कर दी। जानकारी के लिए बता दें कि टेंडर खुलने का समय 11 जून रात 9:30 बजे का था, लेकिन मैदान में काम 9 जून से ही शुरू हो चुका था। और ये आरोप लगाया है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने। एक जो कृषि मेला लगने वाला था 14-15 तारीख को, उसके टेंडर 11 तारीख को 9:30 बजे खुलने थे और महिंद्रा ग्राउंड उस जगह पर पहले ही वहाँ पर सहारनपुर के एक ठेकेदार जो टेंट का काम शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें ही ये टेंडर मिलना है। तो ये जो टेंडर प्रक्रिया जो जैम पर ये लगाई गई थी, ये पूरे उत्तराखंड में जो टेंडर हो रहे हैं उसकी पोल खोलते हुए दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या केवल इस टेंडर में ये हो रहा था या उत्तराखंड में होने वाले सभी टेंडरों में ये हो रहा है, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इसमें संलिप्तता विभागीय मंत्री की भी बताई जा रही है। जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया, मीडिया ने सवाल उठाया, तब जाकर 14 जून को होने वाला एग्री मित्र मेले को स्थगित किया गया। मेले का स्थगित होना भ्रष्टाचार पर मोहर लगाता है। अब यही गुजारिश है कि यहाँ से इस पूरे मामले की सख्ती से जांच की जाए, क्योंकि पूरे शहर भर में होर्डिंग लगे हुए हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसा जनता का पैसा है और जनता का पैसा इस तरह से अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये यकीनन जांच का विषय है। ये पारदर्शिता पर और धाकड़धामी पर भी एक बड़ा प्रश्न है कि जिस तरह से वो बोलते हैं कि अब हम भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, और बड़े सारे उन्होंने क्रियाकलाप पीछे भी किए हैं, जहाँ तक डीएम भी उन्होंने सस्पेंड किए थे। तो क्या इस मामले में भी इसी तरह से होगा? मेला घोटाले को लेकर अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जीरो टॉलरेंस के जो दावे सरकार बार बार करती है, उसकी पोल खोलती हुई ये तस्वीर है कि टेंडर हुए नहीं और टेंडर होने से पहले ही जो है ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। ऐसा क्या आश्वासन उसको है या ऐसा क्या उसने कारनामा किया है कि उसको भरोसा है कि टेंडर उसी का होगा? तो ये सीधे सीधे जो है घपले की ओर इशारा कर रहा है। जो वो बंदर बाट यहाँ पर विकास कार्यों की चल रही है, जो कमीशन का धंधा फल फूल रहा है, वो इसी की बानगी है। और गणेश जोशी जी के विधानसभा क्षेत्र में ये हो रहा है, तो ये सामान्य बात नहीं है। वहीं मेला स्थगित को लेकर जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से सवाल पूछा गया तो वो उचित जवाब नहीं दे पाए। ऐसा नहीं है, मेले के शिवराज सिंह चौहान जी ने समय दिया था, मेला ऐसा समय लेना था। अनेकों कारण होते हैं, अनेकों विषय होते हैं, मंत्री जी की व्यवस्था भी होती है, लेकिन मेला स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में इसको दोबारा लगाया जाएगा। कांग्रेस पे तो यही लगता है। मैं फिर बता रहा हूँ, जितने भी आरोप लगाने वाले लोग हैं उनका धरातल में कोई स्थान नहीं है। भट्ट जी कह रहे हैं कि भविष्य में इस मेले को फिर से लगाया जाएगा, लेकिन अच्छा होता अध्यक्ष जी कि मेला स्थगित को लेकर कोई उचित कारण आप बता पाते। खैर, सत्ता पक्ष पर आरोप है तो जाहिर है बीजेपी बचाव में खड़ी होगी, लेकिन उत्तराखंड में एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मामला कई सवाल खड़े करता है।
वो भी तब जब उत्तराखंड में 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही भ्रष्टाचार को लेकर सरकार सख्त रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी भ्रष्टाचार होना सवाल खड़े करता है। अभी हाल ही में हरिद्वार नगर निगम की जमीन घोटाला मामले में धामी सरकार ने एक्शन लेते हुए 12 अधिकारियों को सस्पेंड किया था, तो वहीं इस बीच मेला घोटाला सामने आ गया। विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ये काम हुआ है या फिर विभाग के मंत्री गणेश जोशी की मिली भगत से, ये तो जांच का विषय है। लेकिन पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मंत्री गणेश जोशी की मेला घोटाले ने फिर से किरकिरी करवा दी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इस मेले की तैयारी में हुए भ्रष्टाचार की भनक मंत्री जी को ना लगी हो। हालांकि जब मेला स्थगित का मामला उछला, तब उसके बाद इस पर फिर से यू टर्न लिया गया है और 14-15 जून को फिर से मेले का आयोजन किया जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। टिहरी पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 11 सालों के रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर देश को पहचान दिलाई। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हम आज भारत को विकसित होता देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पहली बार पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की नई मिसाल कायम की है। वहीं उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में डेवलप हो रहा है। हमने देखा कि कैसे चिनाब पुल डेवलप होकर आया, उसका लोकार्पण हुआ। हमने देखा कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसमें हमारे स्वदेशी निर्मित हथियारों से किस प्रकार से तबाही पाकिस्तान में की गई है और किस प्रकार से पूरे विश्व ने माना है कि भारत जो है अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है और भारत साहसिक निर्णय लेने में सक्षम है। मैं समझती हूँ कि ये ऐसा दौर है जहाँ आप विकास भी और विरासत भी, जहाँ हमारे धार्मिक स्थलों का डेवलपमेंट भी, जहाँ हमारे संस्कृति का भी, जहाँ हमारे सेवा सुशासन का संकल्प भी, जहाँ संकल्प से सिद्धि तक में भी पूरी यात्रा में, जहाँ पे युवा से लेकर महिला से लेकर किसान से लेकर व्यापारी से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर हर व्यक्ति इस यात्रा में सम्मिलित। उधर उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग की वरिष्ठ अधिकारी अमिता जोशी को राज्य सरकार ने निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि अमिता जोशी ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं की गिनती करवाई। उन्होंने बताया कि पेंशन प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाना उनकी कोशिश होगी। इसके अलावा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के साथ ही हकदारी से जुड़े मामलों को तेजी से सुलझाने पर भी जोर दिया जाएगा। अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए संचालित हो रही योजना और कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा की और साथ ही लाभार्थियों पर भी अपडेट लिया। बता दें कि बैठक में अध्यक्ष मुकेश कुमार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित जातियों को योजनाओं का लाभ मिले। स्कूल में भी छात्रवृत्ति पर अपडेट लिया जाए। देखिए, अनुसूचित जाति से संबंधित जितनी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो योजनाओं का धरातल वास्तव में अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, उसके नियमित ये बैठक की गई है और आयोग समय समय पर समीक्षा बैठक करता रहता है। और आज भी हमने कुछ जो अल्मोड़ा के जनप्रतिनिधि थे, कुछ पार्षद थे, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, सब लोग थे, उनसे हमने सुझाव भी मांगे हैं क्या यहाँ पर अनुसूचित जाति की समस्या है और क्या हम उनके और विकास के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं। अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने भी नगर निगम में अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा नगर निगम सहित नगर पालिका और वहीं कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। बता दें कि सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बैठक में जिला अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के गैरहाजिर रहने पर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि इसे लेकर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने MS एक्ट बनाया हुआ है, बहुत सारी योजनाएं उनके हित में मोदी सरकार ने लागू की हैं, जिनको राज्य सरकारों को भी लागू करना है। इसी प्रकार राज्य के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सफाई कर्मियों के विकास के लिए कई
समस्याओं का उन्होंने समाधान किया है। मानदेय में बढ़ोतरी की है, 500 रुपए बढ़ाया, इनको आवास भत्ता, झाड़ू भत्ता बढ़ाया, इनका बीमा बंद था कांग्रेस शासन काल से, वह भी 5 लाख किया, 1 लाख से बढ़ाकर। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 859 पदों को, जो उनके मृतक आश्रित थे, नौकरी नहीं मिल पाती थी, वो भी रास्ता खोल दिया है। उनके आश्रितों को भी नौकरी मिलेगी। तो हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे। अधिकारियों को मैंने बैठक में निर्देशित किया है। उधर गदरपुर में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे और बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष के पति काबल सिंह विर्क जमीन विवाद को लेकर आमने सामने आ गए हैं। दरअसल मामला किसान की जमीन से जुड़ा हुआ है। विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि क्षेत्र के ही नेता ने किसान की जमीन को अपने नाम करवा लिया। किसान जब परेशान होकर उनके पास आया तो उन्होंने उसे मदद का आश्वासन दिया। साथ ही इशारों में उसे नेता पर भी तंज कसा। जो बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष के पति को नागवारा गुजरा, उन्होंने अपने ही नेता पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक किसान यहाँ के मिले, उस किसान ने मुझसे कहा कि सर मेरी 1981 की भूमिधरी जमीन है, हमने खरीदी है, रजिस्ट्री की हुई है। उस जमीन को पक्की जमीन को किसी नेता ने वो नंबर अपने नाम करवा लिया और अपने नेता ने अपने नाम पे जो कच्ची जमीन थी वो किसान के नाम पे करवा दिया और बाकायदा एसडीएम ने, तहसीलदार ने आदेश भी दे दिया है। लेकिन जब वो किसान इस आदेश को लेकर एडीएम क्या पहुंचा तो एडीएम ने उस आदेश को, एसडीएम के आदेश को निरस्त किया और ये कहा कि अपराध है ये। वो ज़मीन सामने अपनी बंजर है, दुकानें कटी हैं, तो बंजर ज़मीन है, वहाँ पर गए, इन्होंने वहाँ तार हटवाई, पहले सब कुछ किया। उसके बाद इन्होंने भाषण दिया कि मिट्टी मिला देंगे। अरे मिट्टी में क्यों मिलाएंगे? हम कोई अपराधी हैं, हम कोई गुंडे हैं, हमारे ऊपर मुकदमे हैं। और दूसरी बात, वो जो ज़मीन है वो ज़मीन है तहसील विभाग की, सरकारी। लोहाघाट में रायनगर, चौड़ी और खूना बलाई के ग्रामीण पिछले 9 महीनों से लोहावती नदी पर पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। दरअसल पिछले साल लोहावती नदी के उफान में पुलिया बह गई थी और ग्रामीण तब से ही नदी को पार कर आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन बरसात के दिनों में उनके लिए नदी पार करना मुश्किल भरा होने वाला है। ऐसे में जल्द से जल्द पुलिया निर्माण की मांग की जा रही है। इस पुलिया को बहने से बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो यहाँ पर ये जो है लोहाघाट पेयजल लिफ्ट योजना है और इसमें कर्मचारियों की आवाजाही बनती है और उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ ग्रामीणों का ये मुख्य मार्ग है जो सड़क मार्ग से जोड़ता है और इससे जो है चरागाह के लिए जो जाते हैं, कोई जानवर भी जाते हैं और महिलाएं भी चारा लेने जाती हैं, लेकिन बहुत दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता है और ये विडम्बना ही है। महाराज 9 महीने हो गए, मैंने इस पे प्रयास किया था, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने मुझे आश्वस्त किया, लेकिन आज 9 महीने हो गए, इस पे कोई कार्य नहीं हो पाया है। हम भी चाहते हैं कि इसमें कोई जनहानि हो, इससे पहले इसको पुलिया का बन जाना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे गाँव के लिए भी महत्वपूर्ण है। पौड़ी में कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बता दें कि सीएमओ पारुल गोयल ने इमरजेंसी सेवा 108 के कर्मियों के साथ बैठक की, जिसमें 108 के कर्मियों को संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी जानकारी दी गई। सीएमओ ने बताया कि जिले में कोरोना से निपटने के लिए तमाम संस्थान जुटा हुआ है और इसके अलावा छोटे बड़े सभी चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाएं और आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध है। ये आज हमने 108 वाले सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया है और उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से जो वो कोविड में और डेंगू के अगर उनके मरीज़ कोई संपर्क में आते हैं तो किस तरीके से वो टेस्ट करके उस डिज़ीज़ की पुष्टि कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने सभी तरीके की बैठकें कर ली हैं। हमने अपने यहाँ पे कितने दवाइयाँ हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑक्सीजन जो है उपलब्धता करा दी गई है और सभी को दिशा निर्देश में है। उसमें किसी भी तरीके का वायरल पेशेंट आता है तो उसकी जांच करना सुनिश्चित करें। कोविड का ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी मरीज़ यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव नहीं पाया गया है। सभी चीज़ें जो है नियंत्रण में है। भगवानपुर क्षेत्र के खनन माफिया को प्रशासन का कोई डर नहीं है और ये हम नहीं क्षेत्र से आई तस्वीरें बता रही हैं। दरअसल भगवानपुर के चुड़ियाला में 23 बीघा जमीन पर कंपनी बन रही है, जहां बिना अनुमति के मिट्टी के खनन का भराव रात के अंधेरे में धड़ल्ले से चल रहा है। लोगों का आरोप है कि भराव के लिए मिट्टी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लाया जा रहा है। वहीं मामला तूल पकड़ता देख आनन फानन में स्थानीय प्रशासन मिट्टी की पैमाइश कर जुर्माने की बात कह रहा है।
टुडियाले में अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई थी। कल कानून गो और जो क्षेत्र के हमारे राजस्व उपनिरीक्षक जो पटवारी हैं उनको मौके पर भेजा गया था, उसकी पैमाइश करके लाए हैं। उस अवैध खनन की रिपोर्ट बनाकर कल ही श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी गई थी रिपोर्ट मेरे साइन के द्वारा। तो कितने परमिशन हुआ है? उसकी कोई परमिशन की कॉपी उनके द्वारा नहीं दिखाई गई थी और लगभग 5000 घन मीटर के करीब की उसमें अवैध खनन की रिपोर्ट बनी है। चंपावत जिले के बाराकोट में वाहन पार्किंग न होने से यातायात में काफी दिक्कतें हो रही है। हालांकि बाराकोट में पार्किंग निर्माण में हो रही देरी पर व्यापारी परेशान हैं। उनका कहना है कि पार्किंग निर्माण का कार्य हफ्ते में 2 दिन चलता है, जबकि अन्य दिन काम ठप रहता है। ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन से संज्ञान लेने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। आज यहाँ पर को जो है हमारी बाराकोट में एक कार पार्किंग बनाई जा रही है, जिसकी कार्यदायी संस्था CNDS है। इसमें सुचारू रूप से जो है कार्य नहीं हो पा रहा है। 4 दिन काम चल रहा है और 4 दिन के बाद फिर काम रोक दिया जा रहा है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं वो लोग जो है कुछ बोल रहे हैं तो उनको धमकाया जा रहा है कि जो है आप लोग क्या कर लोगे, और हमारे लेबर लोगों को भी जो है यहाँ से भगा दे रहे हैं। ऐसा हमारे सिस्टम में कुछ है नहीं। और जो है जो भी यहाँ पर को कार्य हो रहा है सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से जा टकराया। सड़क किनारे खेत में वो पलट गया, जिस वजह से ट्रक में भरा शैम्पू खेत में बह गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण बाल्टी और डब्बे लेकर शैम्पू लेने के लिए टूट पड़े। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की भीड़ को हटाया। ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी है हरिद्वार की, और ये जो शैम्पू है उसको कच्चे शैम्पू लेके एक्सपोर्ट करा था बाहर के लिए आउट ऑफ स्टेट। तो रात में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ 4 बजे और ये गाड़ी क्रैश हुई, तो इसमें शैम्पू था, क्रैश हो गया, बाकी तो कुछ नहीं है। तो कोई शैम्पू नहीं जा रहा, जो वेस्ट मटेरियल है वो तो लोग उठा दिए हैं थोड़े वगैरह, बाकी तो कुछ खास नहीं है, वो तो सारा ऑटोमेटिकली हुआ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के कृषि विभाग में भ्रष्टाचार, मंत्री गणेश जोशी पर भी उठे सवाल। टेंडर खुलने से पहले ठेकेदार ने शुरू किया काम। हंगामे के बाद शुरू हुआ एग्री मित्र मेला। उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण तय। 2011 की जनगणना के आधार पर किया निर्धारण। SC, ST, OBC का आरक्षण 50% से अधिक नहीं। जुलाई में चुनाव के आसार। टिहरी में पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। मंत्री रेखा आर्य ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखा। कहा विश्व पटल पर भारत को मिली नई पहचान। पौड़ी कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 108 कर्मचारियों को संक्रमण से बचाव के लिए दी गई जरूरी जानकारी। चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाएं और आवश्यक उपकरण।